एवरीवन, मेरा नाम है सोनम कुमारी और आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस प्यारे से लेक्चर में। तो आज हम लोग एटमॉस्फेयर को 0 to एडवांस पढ़ने वाले हैं। बहुत प्यार से समझेंगे, बहुत अच्छे से और इजी वे में समझेंगे। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि हमारे पृथ्वी पर लाइफ क्यों पॉसिबल है, क्या केवल जल की उपस्थिति के कारण हमारे पृथ्वी पर लाइफ पॉसिबल है, तो आंसर आता है नहीं। असली हीरो है हमारा एटमॉस्फेयर। यही एटमॉस्फेयर सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से हमें बचाता है, बारिश कराता है, सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर इस वायुमंडल की यानी एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर्स क्यों पाई जाती हैं और यूपीएससी एग्जाम में एटमॉस्फेयर से ज़्यादा क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं? तो आज हम लोग एटमॉस्फेयर को बहुत प्यार से समझने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इस एटमॉस्फेयर टॉपिक में हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, क्योंकि एक बार हमें आइडिया हो जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इस एटमॉस्फेयर चैप्टर में हम लोग क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे, क्या क्या कवर करने वाले हैं, वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज एटमॉस्फेयर, यानी वायुमंडल होता क्या है। ठीक है, फिर सेकंड हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे ऑरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर। आपको पता होना चाहिए कि मैम हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस पाई जाती है। हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, क्लोरीन हो गया, आर्गन हो गया और मीथेन हो गया, CO2 हो गया, ऑक्सीजन हो गया। तो हमें ये भी तो समझना होगा मैम कि इस एटमॉस्फेयर में ये सारी गैस से आई कैसे, आखिर इन्होंने कैसे अवतार लिया। ठीक है, तो उसके लिए हमें ऑरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ना होगा, यानी हमारे वायुमंडल की उत्पत्ति कैसे होती है वो समझेंगे। फिर हम लोग आपका अगला टॉपिक पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर। कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर में हमें क्या समझना है कि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीज़ें पाई जाती है। मैम गैस तो पाया जाता है, लेकिन गैस के अलावा भी तो हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर भी पाया जाता है, यानी जल वाष्प पाया जाता है। जल वाष्प के बाद डस्ट पार्टिकल्स भी पाया जाता है। तो एटमॉस्फेयर में गैसेस का, वाटर वेपर का, डस्ट पार्टिकल्स का क्या योगदान होता है वो समझेंगे। फिर हमारा लास्ट टॉपिक होगा लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी हमारी वायुमंडल की लेयर्स को समझना है। तो हमने आपसे स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन पूछा कि आखिर एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर्स क्यों होती है, हमें उसे भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो टॉपिक समझ में आ गया। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग अपने टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं। मैम व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर होता क्या है। तो देखो, आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, क्वेश्चन ही मैं आपको समझा रही हूँ। मान लीजिए ये हमारा क्या है, अर्थ है। क्या है, अर्थ है। ये हमारा, यहाँ पे लिख सकते हैं कि मैम ये हमारा अर्थ सरफेस है, दिस इज अर्थ सरफेस। ठीक है, ये अर्थ सरफेस है। तो आपसे मैं पूछूं कि हमारी अर्थ बताओ चारों तरफ से किससे घिरी हुई है। तो हमारी जो अर्थ है वो क्या चारों तरफ से एयर से घिरी हुई है, यानी हमारे पृथ्वी के चारों तरफ एयर्स पाई जाती है। तो मैम ये हमें समझ में आ रहा है, एक मिनट, कि मैम हमें समझ में आ रहा है कि जो हमारी अर्थ होती है वो चारों तरफ से एयर से घिरी हुई है। एयर से क्या है, घिरी हुई है। और आपसे कोई पूछेगा कि मैम एयर क्या होता है, व्हाट इज एयर, तो एयर क्या होता है, ये आपका मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है। क्या होता है मैम, मिक्सचर, एक मिनट, ये क्या होता है आपका, मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये मान लीजिए हमारा अर्थ है, अर्थ में बहुत सारे प्लांट्स भी होते हैं। ठीक है, बहुत सारे प्लांट है, हाउस में बहुत सारी चीज़ें तो अर्थ पर ही पाई जाती है। तो इसके चारों तरफ क्या है, ये अपने एक एयर से घिरी हुई है। मैम अर्थ के चारों तरफ एयर पाया जाता है। तो जब एयर पाया जाता है तो अब आपसे कोई पूछेगा कि एयर क्या होता है, तो आपको बताना होगा कि मैम ये मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है, यानी गैसों का क्या होता है, मिश्रण होता है। तो अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। इतना समझ में आ गया कि हमारी अर्थ सरफेस एयर से घिरी हुई है। एयर क्या होता है, तो आपका मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है, यानी गैसों का मिश्रण होता है जो कि अर्थ को चारों तरफ से कवर किया हुआ है। ठीक है, अब देखो हमारा टॉपिक क्या है, व्हाट इज एटमॉस्फेयर। हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं कि एटमॉस्फेयर होता क्या है, वायुमंडल क्या होता है। तो हमने यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखा है, एक बार उसे देख लेते हैं। ठीक है, डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं फिर समझेंगे। हमने लिखा है द मिक्सचर ऑफ गैसेस दैट सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर।
मैम ने क्या लिख दिया है, अभी समझा रही हूँ, ठीक है। देखो हमने लिखा है कि ये हमारी पृथ्वी है, क्या है, पृथ्वी है, और ये पृथ्वी क्या है, चारों तरफ से क्या है, गैसों से घिरी हुई है, क्या है, गैसों से घिरी हुई है। और इसमें कौन कौन सी गैसेस पाई जाती है, तो इसमें आपका मान लीजिए H2O पाया जाता है, मैम CO2 पाया जाता है, मीथेन पाया जाता है, हीलियम पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है, आपका आर्गन पाया जाता है, क्लोरीन पाया जाता है। क्लोरीन ऐसे एटमॉस्फेयर में CFC के फॉर्म में पाया जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। और आपका NO2 पाया जाता है, SO2 पाया जाता है। तो ये सारी गैसेस हमारी क्या है मैम, पृथ्वी को घिरी हुई है, यानी अर्थ के चारों तरफ घिरी हुई है। अब मैम अर्थ के चारों तरफ ये क्यों घिरी हुई है, तो अर्थ का अपना एक ग्रेविटी होता है, क्या होता है, ग्रेविटी। तो ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी ये सारी गैसेस क्या हुई हैं, अर्थ के चारों तरफ ऐसे लगी हुई हैं। अब इसमें कौन कौन सी गैसेस हैं, इनका क्या इम्पैक्ट होता है हमारे एटमॉस्फेयर पर, थोड़ा सा जानते हैं। देखो अब होता क्या है कि मान लीजिए हमारा यहाँ पे क्या है, आपका SO2 है और NO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या करता है, हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन प्लस H2O से क्या करता है, रिएक्शन करता है। क्या करता है मैम, रिएक्शन करता है। और रिएक्शन करके आपका नाइट्रिक एसिड HNO3 प्लस H2SO4 बनाता है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड। हमने क्या कहा कि हमारे एटमॉस्फेयर में SO2 होता है और NO2 भी होता है। अब ये क्या करते हैं मैम एटमॉस्फेयर में, तो हमने कहा कि हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी होता है, H2O भी होता है। तो SO2 NO2 ऑक्सीजन प्लस H2O से रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन करके ये HNO3 नाइट्रिक एसिड और आपका सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। अब ये नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड हमारे एटमॉस्फेयर में एसिड रेन कराने के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आपको पता चला कि मैम हमारे यहाँ पे एसिड रेन क्यों होता है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में SO2 पाया जाता है, NO2 पाया जाता है। ये हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन H2O से रिएक्शन करते हैं, प्लस क्या बनाते हैं, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। यही नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड हमारे एटमॉस्फेयर में एसिड रेन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये तो समझ में आ गया। और मैम ने क्या क्या गैसेस लिखा है, और हमने यहाँ पे SO2 लिखा है और मीथेन लिखा है, सॉरी SO2 नहीं CO2 बोलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। तो ये जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड और जो आपका मीथेन गैस होता है, ये ग्रीन हाउस गैसेस इनको बोलते हैं। इनको कौन सा गैस बोलते हैं मैम, इनको ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। और ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो ये ग्लोबल वार्मिंग कराने के लिए क्या कराते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कराते हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, जब हमारे अर्थ का टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ने लगता है तो उस कंडीशन को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो आपका SO2 मीथेन, सॉरी SO2 क्यों बोल रहे हैं हम, आपका जो CO2 है और जो मीथेन है वो आपका ग्रीन हाउस गैस होता है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। CO2 को और हमें बहुत अच्छे से समझना है, डीप में समझना है, समझेंगे आगे, ठीक है। अब जो आपका H2O है, यानी जो वाटर वेपर है, ये वाटर वेपर ही क्या होता है, जब इनका कंडेंसेशन होता है तो ये क्लाउड्स का फॉर्मेशन करता है और फिर हमारे एटमॉस्फेयर मतलब हमारे अर्थ पर रेन होता है। तो इन सब का क्या योगदान होता है वो तो हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन एटमॉस्फेयर क्या होता है वो समझ में आया कि मैम हमारी पृथ्वी क्या है, चारों तरफ से गैसों से घिरी हुई है। गैसों से क्यों घिरी हुई है, आखिर गैस इसके पीछे आगे क्यों चल रहा है, क्योंकि मैम अर्थ का अपना ग्रेविटी है और अर्थ की ग्रेविटी के कारण ये सारी गैसेस अर्थ के चारों तरफ लगी हुई हैं और इन्हीं को क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो अब हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि आखिर एटमॉस्फेयर में ये सारी गैसें आई कैसे। हम लोग धरती पे कैसे आए, अपने मम्मी पापा की वजह से आए हैं ना जी, हमारा जन्म हुआ है। तो वही क्वेश्चन हमारे मन में भी आता है कि मैम हमारे एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, SO2, NO2 ये सारी गैसेस आई कैसे। तो उसे समझने के लिए हमें पढ़ना होगा ऑरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी वायुमंडल की उत्पत्ति कैसे होती है। तो देखिए, जब हम लोग ऑरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करेंगे तो इसमें हम लोग 3 तरह के एटमॉस्फेयर की बात करेंगे। एक होगा हमारा प्राइमरी एटमॉस्फेयर जो कि हमें प्राप्त नहीं होता है, दूसरा होगा हमारा सेकेंडरी एटमॉस्फेयर जिसमें बहुत सारी एक्टिविटी होती है, जिससे ओशियन एंड रिवर का फॉर्मेशन होता है। फिर एक साइनोबैक्टीरिया आता है, तो वो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से क्या करता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है।
तो वो सारी बातें समझेंगे। फिर हमारा एक टर्शियरी एटमॉस्फेयर आता है। टर्शियरी एटमॉस्फेयर में ह्यूमन एक्टिविटी के कारण क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, तो वो सारी चीज़ें समझेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने क्या कहा, ऑरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर में हमें 3 तरह के एटमॉस्फेयर को पढ़ना है। एक हमें प्राइमरी एटमॉस्फेयर पढ़ना है, प्राइमरी एटमॉस्फेयर पढ़ना है, और सेकंड हमें क्या पढ़ना है, सेकेंडरी एटमॉस्फेयर पढ़ना है। फिर थर्ड हमें क्या पढ़ना है मैम, हमें टर्शियरी एटमॉस्फेयर को पढ़ना है। अब सबसे पहले हम लोग अपने प्राइमरी एटमॉस्फेयर को समझ लेते हैं, फिर सेकेंडरी एटमॉस्फेयर को समझेंगे, फिर टर्शियरी एटमॉस्फेयर को समझेंगे। ठीक है, तो देखिए जब प्राइमरी एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो प्राइमरी एटमॉस्फेयर में हमें थोड़ा सा ना वायुमंडल की उत्पत्ति के साथ साथ हमें पृथ्वी की उत्पत्ति की भी यहाँ पर बातें करनी होती है। ठीक है, तो देखिए आपसे मैं अगर पूछूं कि बताओ पृथ्वी का निर्माण आज से लगभग कब हुआ था, तो आप लोग बताओगे कि मैम पृथ्वी का निर्माण आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पश्चात हुआ था। कब हुआ था, 4.5 अरब वर्ष पश्चात हुआ था। तो जब आपके पृथ्वी का निर्माण, बताओ इस पर कौन सा मैं पेन लूँ कि आपको विजिबल हो, तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं कि मैम पृथ्वी का जो निर्माण है वो आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पश्चात हुआ था। तो आप लोग बोलोगे मैम आप वायुमंडल की उत्पत्ति में पृथ्वी की उत्पत्ति को क्यों घुसा रहे हो, उसका यूज है, अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि आपके जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी वो 4.5 अरब वर्ष पश्चात हुआ था। जब पृथ्वी की उत्पत्ति 4.5 अरब वर्ष पश्चात हुआ था तो उस समय पर पृथ्वी आग की गोला थी। क्या हमने कहा, जब पृथ्वी का निर्माण आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पश्चात हुआ था तो उस समय पृथ्वी आग की गोला थी। लेकिन हर चीज़ें जब वो गर्म होती है तो एक ऐसा टाइम पीरियड आता है कि वो ठंडा होना स्टार्ट करती है। तो उसी तरह हमारा अर्थ भी क्या होता है, हमारी पृथ्वी भी क्या होती है, धीरे धीरे क्या होती है, ठंडा होती है। तो जब पृथ्वी ठंडा हो रही थी तो वो अपने शीतलन के दौरान बहुत सारी गैसेस रिलीज करती है। जब पृथ्वी ठंडी हो रही थी तो वो बहुत सारे गैसेस, मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे H2O को उसने रिलीज़ करा, बहुत सारे मीथेन को रिलीज़ करा, बहुत सारे CO2 को रिलीज़ करा, बहुत सारे हाइड्रोजन को रिलीज़ करा, बहुत सारे हीलियम को रिलीज़ करा। लेकिन होता क्या है कि पृथ्वी के शीतलन के दौरान जो भी गैसेस रिलीज हुई उससे पृथ्वी संयोग कर नहीं रख पाई। क्यों नहीं रख पाई, क्योंकि होता क्या है, जब प्राइमरी एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो उस समय पे पृथ्वी क्या थी, एक आग की गोला थी। तो उस समय पे 2 प्रॉब्लम था। एक प्रॉब्लम क्या था, एक तो पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत हाई था, और दूसरा प्रॉब्लम क्या था कि अर्थ का जो उस टाइम पे ग्रेविटी था, यानी जो गुरुत्वाकर्षण बल था वो कम था। तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कम होने के कारण जो भी ये गैसेस रिलीज हुई उसे पृथ्वी रोक कर नहीं रख पाती है, और ये सारी गैसेस क्या हो जाती है, अंतरिक्ष में क्या हो जाती है, पलायन कर जाती है। जब गैसेस ही नहीं रहेंगी तो एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो उसी तरह होता है कि हमारा जो प्राइमरी एटमॉस्फेयर है वो हमें नहीं प्राप्त होता है। क्यों नहीं प्राप्त होता है मैम, क्योंकि प्राइमरी एटमॉस्फेयर में क्या होता है कि जो अर्थ का टेम्परेचर था वो एक तो बहुत हाई था, और उसका जो ग्रेविटी पुल था, यानी जो गुरुत्वाकर्षण बल था वो बहुत कम था। गुरुत्वाकर्षण बल कम होने के कारण पृथ्वी इन सारे गैसेस को रोक नहीं पाती है, और ये सारी गैसेस कहाँ चली जाती है, टाटा बाय करके अंतरिक्ष में चली गई। ठीक है, तो अंतरिक्ष में चली गई तो हमें इस तरह प्राइमरी एटमॉस्फेयर प्राप्त नहीं होता है। लेकिन जब हम लोग आते हैं कहाँ पर, सेकेंडरी एटमॉस्फेयर पर, कहाँ आते हैं, तो मैम हमें आना है अब सेकेंडरी एटमॉस्फेयर पे। तो सेकेंडरी एटमॉस्फेयर को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समझेंगे। अब देखिए सेकेंडरी एटमॉस्फेयर में क्या होता है, ये मान लीजिए हमारा अर्थ है, क्या है, अर्थ है, ये आपको समझ में आ रहा है। तो आपके सेकेंडरी एटमॉस्फेयर में क्या होता है कि अर्थ का जो ऊपर का लेयर है, कौन सा लेयर में आप, जो अर्थ का ऊपर का जो लेयर है यह पूरी तरह से ठंडा होकर क्या कर देता है, क्रस्ट का निर्माण कर देता है। हमने क्या कहा कि सेकेंडरी एटमॉस्फेयर में जो अर्थ का ऊपर का लेयर है वो पूरी तरह से ठंडा होकर क्रस्ट का निर्माण कर देता है। तो जब क्रस्ट का इसने निर्माण कर दिया, मान लीजिए ये वाला पार्ट हमारा क्रस्ट हो गया,
तो अब जो भी गैसेस थी, जो गैसेस बाहर आना चाहती थी, अब उस गैसेस को तो अंदर ही रहना पड़ेगा। क्यों मैम अंदर रहना पड़ेगा? क्योंकि अब इसके अपर पार्ट पर एक हार्ड लेयर बन गया है और वो गैसेस को निकलने नहीं दे रहा है। तो जो भी गैसेस थी वो अंदर ही रह जाती है, अंदर रह गई। अब मैम फिर क्या होता है? तो आपको एक पता होनी चाहिए बात कि मान लीजिए हमने क्या कहा कि हमारे अर्थ का ये जो अपर पार्ट है वो ठंडा होकर क्रस्ट का निर्माण करता है, लेकिन इसके अंदर वाले पार्ट में यानी इसके इंटरनल पार्ट में अभी भी कुछ एक्टिविटी हो रहा था। यहाँ पे क्या एक्टिविटी हो रहा था? तो यहाँ पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट पाई जाती है। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है मैम? तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट में क्या होता है कि इसमें आपस में क्या होती हैं, इसमें आपस में एक जैसी परमाणु टकराती है और एक नए परमाणु का निर्माण करती है, प्लस साथ में एनर्जी को रिलीज करती है और यह एनर्जी आपके हीट के फॉर्म में रिलीज होती है। जब हीट के फॉर्म में रिलीज होती है तो ये क्या करती है मैम? टेम्परेचर को क्या कर देती है? बहुत हाई कर देती है, टेम्परेचर बढ़ा देती है। तो उसी तरह क्या होता है, हमारे अर्थ के इंटरनल पार्ट में रेडियो एक्टिव एलिमेंट पाया जाता है, जहाँ पर आपस में एक जैसे परमाणु टकरा रहे थे और नई और एनर्जी रिलीज कर रहे थे। वह एनर्जी हीट के फॉर्म में हो रहा था और यह टेम्परेचर को बढ़ा रहा था, बढ़ा दिया था पूरा, ठीक है। तो अब हमारे पृथ्वी के अंदर जो भी चट्टानें थी वो पिघली अवस्था में पाई जाने लगी। और मैग्मा किसे बोलते हैं? पिघली हुई चट्टानों को ही तो मैग्मा बोलते हैं। तो एक टाइम आता है कि हमारे अर्थ के सरफेस पर क्या होता है? वोल्केनिक इरप्शन होता है। क्या होता है? वोल्केनिक इरप्शन होता है। तो चारों तरफ क्या होता है? वोल्केनिक इरप्शन होने लगता है, यानी ज्वालामुखी फटने लगता है। तो जब भी वोल्केनिक इरप्शन होगा तो आपको पता होना चाहिए कि मैम वोल्केनिक इरप्शन के दौरान अर्थ के सरफेस के अंदर से बहुत सारी गैसेस रिलीज होती हैं। तो उसी तरह क्या होता है, जो भी गैसेस अंदर रह गई थी अब वो बाहर आने का वेट कर रही थी। फिर एक टाइम पीरियड आता है कि हमारे अर्थ के सरफेस पे चारों तरफ वोल्केनिक इरप्शन होता है। वोल्केनिक इरप्शन के दौरान क्या होता है? बहुत सारी गैसेस बाहर आती है। अब यहाँ पर जैसे बहुत सारी गैसेस बाहर आती है, जैसे CO2 आपका आया, हाइड्रोजन आया, H2O आया। H2O बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। आपका नाइट्रोजन आया, CO2 आया, हीलियम आया, हाइड्रोजन आया, यही सारी गैसेस आई। लेकिन क्या आपने देखा कि यहाँ पे ऑक्सीजन का नाम लिखा गया है? मैम ऑक्सीजन का नाम तो नहीं लिखा गया है। तो ऑक्सीजन कैसे आता है वो भी तो हमें समझना होगा ना, क्योंकि भाई जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन ही ज़रूरी है, ठीक है। तो वो हम लोग थोड़ा सा एक बार समझते हैं। 1 मिनट। देखिए हमने क्या कहा कि सेकेंडरी एटमॉस्फेयर में क्या होता है कि वोल्केनिक इरप्शन होता है, बहुत सारी गैसेस बाहर आती है। लेकिन बहुत सारी गैसेस तो आई हैं, लेकिन यहाँ पर अभी भी ऑक्सीजन नहीं आया है। तो मैम ऑक्सीजन कैसे हमारे एटमॉस्फेयर में आया था वो भी तो समझना होगा। तो देखिए अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मैम ये जो H2O आता है, तो जब ये H2O हमारे वोल्केनिक इरप्शन के दौरान अर्थ सरफेस पे आया है तो इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। मैम कैसा योगदान होता है? तो ये H2O क्या करता है, चारों तरफ अर्थ के चारों तरफ क्या करता है? क्लाउड्स का फॉर्मेशन करता है। ये H2O यानी जो जल वाष्प है ये चारों तरफ क्लाउड्स का फॉर्मेशन करता है और फिर हमारे अर्थ के सरफेस पे क्या होती है? लाखों करोड़ों सालों तक वर्षा होते रहती है। तो अर्थ के सरफेस पर जब लाखों करोड़ों सालों तक वर्षा होती है तो क्या होता है? अब मान लो वर्षा होगी तो क्या ओशियन, रिवर का फॉर्मेशन होगा। जब वर्षा होगी तो नदी, झील, महासागर का निर्माण होगा, ठीक है। तो अब देखिए जब H2O क्या करता है, आपके रेन मतलब क्लाउड्स का फॉर्मेशन करता है, फिर रेनफॉल कराता है। तो फिर होता क्या है कि यहाँ पे ओशियन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? ओशियन का, सी का, रिवर का। तो अब जब ओशियन का फॉर्मेशन होता है तो ओशियन में एक पहला बैक्टीरिया पाया गया जो कि ऑर्गेनिज्म था, ओशियोनिक ऑर्गेनिज्म था, सी ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं, जिसे बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया। ये था हमारा साइनोबैक्टीरिया। तो ये साइनोबैक्टीरिया क्या करता है? ये मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी था
तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी क्या करता है, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से क्या करता है, अपना फूड प्रिपेयर करता है। और आपको पता होगा कि फोटोसिंथेसिस के बाद जो प्रोडक्ट बनते हैं उसमें ग्लूकोज तो होता ही होता है और उसके साथ ऑक्सीजन भी होता है। तो जब ये ब्लू ग्रीन एल्गी फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपना फूड प्रिपेयर करता है तो उसके दौरान हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कैसे आया, समझ में आया, इसी ने ऑक्सीजन को रिलीज किया। फिर होता क्या है, हमारे अर्थ के सरफेस पे बहुत सारी पेड़ पौधे उगने लगते हैं और जितना ट्री होगा यानी प्लांट होंगी वो उतना ही ज़्यादा ऑक्सीजन को रिलीज करेंगी और फिर हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन आते गया बढ़ते गया। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा कि मैम जब सेकेंडरी एटमॉस्फेयर हुआ था तो जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो उस टाइम पे ऑक्सीजन नहीं होता है, ऑक्सीजन के अलावा हर गैसेस बाहर आती है, लेकिन ऑक्सीजन कैसे आया वो आपको समझना होगा। देखो, तो ये हमारा सेकेंडरी एटमॉस्फेयर है। अब मैम हमें टर्शरी एटमॉस्फेयर में क्या प्रॉब्लम है, टर्शरी एटमॉस्फेयर। तो देखिए, टर्शरी एटमॉस्फेयर हमने क्यों बताया, क्योंकि टर्शरी एटमॉस्फेयर में अब हो क्या रहा है, टर्शियरी एटमॉस्फेयर टर्शरी एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है कि आपका यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी के कारण यानी मानवीय गतिविधियों के कारण क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आपके मीथेन जैसी गैसेस का जो मात्रा है वो क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। और CO2 और मीथेन जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। तो इसलिए सेकेंडरी एटमॉस्फेयर तो हमें बहुत प्यारा सा मिला था, लेकिन टर्शरी एटमॉस्फेयर में ह्यूमन एक्टिविटी के कारण ये सारी घटनाएं हो रही है जिस कारण हमें आज का जो एटमॉस्फेयर उसे टर्शरी एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो एटमॉस्फेयर कितने तरह की होती है समझ में आया, उनके कितने फेजेस होते हैं वो हमने समझ लिया। अब हमारा टॉपिक आता है मैम कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर। हमें क्या पढ़ना है, कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर, जब कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर की हम बातें करते हैं तो आपके एटमॉस्फेयर में 3 चीज़ें होती हैं। कितनी चीज़ें होती है मैम, 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है आपका गैसेस, एटमॉस्फेयर में डेफिनेटली मैम गैस पाया जाता है। और आपका सेकेंड होता है वाटर वेपर यानी जल वाष्प बोलेंगे इसे हिंदी में। और आपका थर्ड और एटमॉस्फेयर में क्या पाया जाता है, डस्ट पार्टिकल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, डस्ट पार्टिकल्स पाए जाते हैं। अब एटमॉस्फेयर में गैसेस क्या होती हैं, इनका क्या योगदान होता है, वाटर वेपर का क्या योगदान होता है, आपके डस्ट पार्टिकल्स का क्या योगदान होता है, थोड़ा सा उसे समझते हैं। देखो, अब हमें थोड़ा सा यहाँ पे समझना होगा। तो थोड़ा सा हम लोग गैसेस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं मैम, गैसेस की बात करते हैं। तो जब गैसेस की बात करते हैं तो ये मान लीजिए हमारा क्या है, हमारा अर्थ सरफेस है जो कि चारों तरफ से किससे घिरी हुई है मैम, एयर से घिरी हुई है। और आपका एयर ही क्या होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है। क्या होता है आपका, मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है। अब इसमें बहुत सारी गैसेस पाई जाती है, CO2 पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है, हीलियम पाया जाता है, आपका मीथेन पाया जाता है, NO2 पाया जाता है, SO2 पाया जाता है, क्लोरीन पाया जाता है, बहुत सारी गैसेस पाई जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें CO2 को समझना होगा। किसे समझना होगा मैम, CO2 को समझना होगा, क्योंकि CO2 को हम लोग ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। अब मैम इसे ग्रीन हाउस गैस क्यों बोलते हैं, उसको समझने से पहले आपको एक और टॉपिक समझना होगा। शॉर्ट वेव एंड लॉन्ग वेव क्या होता है वो थोड़ा सा समझना। शॉर्ट वेव एंड लॉन्ग
वेव क्या होता है, उसे समझने के बाद हम लोग CO2 पे आ रहे हैं। ठीक है, तो आपसे कोई पूछेगा कि शॉर्ट वेव एंड लॉन्ग वेव क्या होता है, थोड़ा सा बताओ एटमॉस्फेयर के मतलब कंटेक्स्ट में। तो देखो होता क्या है, ये मान लीजिए हमारा अर्थ सरफेस है, ये क्या है, अर्थ सरफेस है। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि मैम यहाँ पे सन है, यहाँ पे सन है, सूर्य से आ रही है एनर्जी, सनलाइट आ रहा है, सूर्य से सनलाइट आ रहा है। तो जब सूर्य से सनलाइट आता है, यानी जो सूर्य की प्रकाश आती है, तो जो सूर्य से प्रकाश आती है तो उसे बोलते हैं शॉर्ट वेव। क्या बोलते हैं, उससे बोलते हैं शॉर्ट वेव, शॉर्ट वेव बोलते हैं। लेकिन आपको पता होगा, आपसे मैं अगर क्वेश्चन पूछूं कि क्या जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो सूर्य से आने वाली डायरेक्ट एनर्जी से यानी किरणों से गर्म हो जाती है, तो इसका आंसर होगा मैम नहीं। पहले क्या होता है, ये पृथ्वी क्या करती है, अपने आप को गर्म करती है। क्या करती है, गर्म करती है। और जब भी कोई चीज़ें गर्म हो जाती है तो वो एक रेडिएटिव बॉडी की तरह काम करने लगती है और वो अपने अंदर से एनर्जी रिलीज करती है। जैसे आप लोग एग्जाम्पल मैं देती हूँ, ठीक है। जैसे होता क्या है, जब गर्मियों के दिन होते हैं, जब जून का महीना होता है, तो जो हमारा वॉल होता है यानी जो दीवार होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो आप लोग कभी क्या होंगे, दीवार के पास बैठोगे तो वो अपने अंदर से हीट प्रोड्यूस करता है। क्यों, क्योंकि मैम वो गर्म हो गया है। और गर्म चीज़ें क्या होती है, एक रेडिएटिव बॉडी की तरह रिएक्ट करती है और वो एनर्जी रिलीज करती है। तो उसी तरह जो हमारी अर्थ है वो पहले अपने आप को गर्म करती है, अपने आप को गर्म करती है। जब ये अपने आप को गर्म कर लेती है तो फिर ये क्या करती है, एनर्जी को रिलीज करती है और पृथ्वी द्वारा छोड़े गए एनर्जी के कारण ही हमारा एटमॉस्फेयर क्या होता है, गर्म होता है। यही कारण है ना कि जैसे जैसे हम लोग अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। होना क्या चाहिए था कि मैम जैसे जैसे हम लोग सन के पास आ रहे हैं तो टेम्परेचर तो बढ़ना चाहिए ना, लेकिन उल्टा होता है। जैसे हम लोग सन के पास जाते हैं टेम्परेचर घटता है। क्यों घटता है, क्योंकि मैम सूर्य से आने वाली ऊर्जा से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब तक पृथ्वी अपने आप को गर्म नहीं करती है और अपने पास से ऊर्जा नहीं छोड़ती है तब तक हमारा एटमॉस्फेयर गर्म नहीं होता है। तो हमारा एटमॉस्फेयर कैसे फाइनली गर्म हो रहा है, कैसे हीट हो रहा है, तो मैम पृथ्वी द्वारा छोड़े गए ऊर्जा से हमारा एटमॉस्फेयर गर्म होता है। और यही कारण है कि जैसे जैसे हम लोग अर्थ सरफेस से दूर जाते हैं, अर्थ सरफेस से दूर जाते तो टेम्परेचर कम होता है। जैसे मान लो तवा है, तवा एक हमारा अर्थ हो गया, अब तवा गर्म है, लेकिन तवा से जैसे जैसे दूर जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो अब देखो ये जो हमारा सूर्य से ऊर्जा आ रहा था उसे तो हमने शॉर्ट वेव कहा, लेकिन पृथ्वी द्वारा छोड़े गए ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्ग वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉन्ग वेव बोलते हैं। तो शॉर्ट वेव क्या होता है, लॉन्ग वेव क्या होता है, समझ में आया। सूर्य से आने वाली ऊर्जा को शॉर्ट वेव कहते हैं और पृथ्वी द्वारा छोड़े गए ऊर्जा को लॉन्ग वेव कहते हैं। और मैम CO2 का क्या योगदान होता है, CO2 को ग्रीन हाउस गैस क्यों बोलते हैं। देखो अब मान लो, अब यहाँ पे हमारा वो शॉर्ट वेव लॉन्ग वेव काम आएगा। ये मान लीजिए हमारा अर्थ सरफेस है, क्या है, अर्थ सरफेस है। ठीक है, तो होता क्या है कि अब मान लीजिए हमारे यहाँ से सूर्य देवता ने अपने ऊर्जा का मतलब अपने शक्तियों का प्रयोग करके यहाँ पे ऊर्जा को छोड़ा, एनर्जी यहाँ पे हमें दिया। मैम एनर्जी मिल तो गया, मिल गया ना, लेकिन यहाँ पे अब पृथ्वी क्या होती है, अपने आप को गर्म करती है। और जब पृथ्वी अपने आप को गर्म करती है तो वो एक रेडिएटिव बॉडी की तरह काम करती है और फिर अपने अंदर से क्या छोड़ती है, मैम एनर्जी को रिलीज करती है। तो मान लो होना क्या चाहिए था कि जो एनर्जी है वो तो ऊपर चला जाना चाहिए था ना, इसको रोकने वाला भी तो कोई चाहिए, तभी तो हमारे एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो बैलेंस बना रहेगा। तो इसे रोकने का काम यानी पृथ्वी द्वारा छोड़े गए ऊर्जा को रोकने के लिए, संग्रहित करने के लिए काम कौन करता है, CO2 करता है। यही CO2 क्या करता है, ये ऊर्जा ऊपर जाना चाहता है, एनर्जी ऊपर जाना चाहता है, लेकिन CO2 क्या करता है, ऐसे मैं तेरे को जाने नहीं दूंगा। ये CO2 फिर इसे रिफ्लेक्ट बैक कर देता है और वापस हमारे अर्थ सरफेस पर इसी ये CO2 गैस से मतलब एनर्जी को भेज देता है। और यही कारण है कि CO2 के कारण क्या होता है, जो हमारे अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 नहीं होगा तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, बताओ
बताओ कितना हो जाएगा, तो -18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। एनडीए एग्जाम में तो डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया था कि हमारे अर्थ का एवरेज टेम्परेचर कितना होता है। तो जब अर्थ का एवरेज टेम्परेचर पूछा जाएगा तो कितना बताओगे, 15 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब CO2 को हटा दिया जाए और तब अर्थ का टेम्परेचर पूछा जाएगा तो कितना बताओगे मैम, -18 डिग्री सेल्सियस में हम लोग चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे, क्योंकि CO2 ही क्या करता है, जितने भी पृथ्वी द्वारा छोड़े गए एनर्जी है उनको वापस रिफ्लेक्ट बैक करता है, जिस कारण हमारे एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। तो CO2 को ग्रीन हाउस गैस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है मैम, हीट को ट्रैप कर ले रहा है और हीट को ट्रैप करके वापस हमारे अर्थ सरफेस पर ही रिफ्लेक्ट बैक कर दे रहा है। यही कारण है कि CO2 को ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। अब जो भी आपका टॉपिक बचा है उससे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। वाटर वेपर क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स क्या होता है, गैसेस में भी अभी बहुत सारे टॉपिक्स बचे, अगली क्लास में पढ़ लेंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्ते।